So our today's topic is regionalism versus multilateralism. ठीक है, ये रीजनलिज्म एंड मल्टीलैटरलिज्म बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में है, और इंटरनेशनल बिजनेस में रीजनलिज्म क्या होता है और मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो पहले इन दोनों के डिफरेंस को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीलैटरलिज्म एंड व्हाट इज रीजनलिज्म। सो मल्टीलैटरल ट्रेडिंग अग्रीमेंट जितने भी होते हैं, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आता है, जो GATT का जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होते हैं, मतलब जो गैट का अग्रीमेंट है या फिर जो WTO का फॉर्मेशन है, वो बिटवीन द नेशंस है, बहुत सारे नेशंस के बीच में एक अग्रीमेंट है जिसमें वो ट्रेड के लिए अग्रीमेंट करते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ देयर बिजनेसेस। बेसिकली एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो ट्रेड होना है, वो ट्रेड इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑफ द GATT, ठीक है, उसके बीच में जो भी ट्रेडिंग होनी है, वो ट्रेड अग्रीमेंट्स के लिए, वो ट्रेड अरेंजमेंट्स के लिए गेट ने कुछ समझौते बनाए हैं, गेट ने कुछ अग्रीमेंट्स बनाए हैं, गेट ने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं। उसी में से जो कॉन्सेप्ट निकल करके आता है मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म बेसिकली जितने भी मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो सारे कंट्रीज जो भी गैट का अग्रीमेंट फॉलो करती है या फिर जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, वो सब, जैसे इंडिया एक हिस्सा है उसका, तो बाकी जितनी भी अदर कंट्रीज हैं जो भी गैट को फॉलो करती हैं, ऑल विल बी द पार्ट ऑफ, सबको हम मोस्ट फेवर्ड नेशन कहते हैं। तो मान लीजिए कि गैट के अंदर जितनी कंट्रीज है, वो एक दूसरे के साथ जो भी ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स करती हैं, वो ट्रेड अग्रीमेंट जितने भी होंगे, जो अरेंजमेंट्स होंगे, वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन के बेसिस पे काम करते हैं, और जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होते हैं उसमें से उनको हम फेवरेबल कंट्री की तरह, मतलब अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, एंड उसके साथ जो भी हम ट्रेड अरेंजमेंट रखते हैं वो थोड़ा लिबरल रखते हैं। जैसे मान लीजिए दो कंट्री है, दो या तीन, कम से कम 3 कंट्रीज होनी चाहिए मल्टीलैटरलिज्म में। तो जो भी 3, 4, 5 कंट्रीज हैं, जो भी मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंडर में आती हैं या फिर जो भी गैट के अग्रीमेंट के अंडर में आती हैं, वो एक दूसरे को एक बिजनेस सपोर्ट की तरह ही देखेंगी। मतलब अगर हमको जहां से भी रिसोर्सेस सस्ते में मिलते हैं, जहां से भी हमको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले, जहां से भी हमको ट्रेडिंग करने में आसानी हो, वो सारा कुछ हम फॉलो करते हैं मल्टीलैटरलिज्म में। एंड वी ट्रीट एवरी अदर nation as a most favored nation in multilateralism, whoever are under the agreement, whoever are the contracting parties of GATT का जो कॉन्सेप्ट, जो मल्टीलैटरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड वाइड लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। मतलब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया, ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, द वर्ल्ड इज अ विलेज, वो सेम कॉन्सेप्ट है मल्टीलैटरलिज्म का, कि जब हम पूरी दुनिया को अपने एक रिसोर्स की तरह कंसिडर करते हैं और पूरे दुनिया को हम एक ही कंट्री की तरह कंसिडर करते हैं, वर्ल्ड वाइड लिबरलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एवरी कंट्री इज सिंपली अ रिसोर्स फॉर अस। हम वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। अगर हमको कहीं से चीप लेबर मिल रहा है तो हम चीप लेबर कहीं से हायर करेंगे, हमको रॉ मटेरियल कहीं से सस्ता मिल रहा है तो हम रॉ मटेरियल कहीं और से लेकर के आ जाएंगे। वी डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द नेशन, और बहुत सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर के काम करती है, वर्ल्ड वाइड लिबरलाइजेशन होता है। मल्टीलैटरलिज्म एज द वर्ड सजेस्ट, बहुत सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करना, या फिर ट्रीटिंग एवरी कंट्री द सेम, मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट, कि सारी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हम रखेंगे, और हमारे जितने भी दोस्त हैं वो हमारे दोस्त हैं, एंड उनके साथ हम अच्छे से ट्रेड अरेंजमेंट्स रखते हैं। In international business, multilateralism refers to an alliance of multiple countries pursuing a common goal. बहुत सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर के एक काम करती हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ती हैं,
और ज्यादातर दैट कॉमन ऑब्जेक्टिव इज मीटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब हमको सस्ते से सस्ते में अच्छे से अच्छा काम हो जाना। ये कंप्लीटली जितना भी हमारा जो ट्रेड अग्रीमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए होता है, बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए है इंटायर वर्ल्ड में। तो जब भी हम मल्टीलैटरलिज्म का कॉन्सेप्ट रखते हैं तो मल्टीलैटरलिज्म में हम सारे कंट्रीज को एक तरह का एक ग्लोबल विलेज की तरह ट्रीट करते हैं और डिफरेंट नेशंस के साथ काम करते हैं in order to achieve a common goal. It has started in the field of trade in goods when General Agreement on Tariff and Trade, जिसको कि गैट बोलते हैं। सबसे पहले गैट में हम सिर्फ जब भी गैट आया था, जो गैट का अग्रीमेंट हुआ था, उसमें हम सिर्फ जो शुरुआत में वी ओनली टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट्स, हम गुड्स के ट्रेड के बारे में ही बात करते थे या उसके ही बारे में सब कुछ लिखा था अग्रीमेंट में। बाद में सर्विसेज को ऐड किया गया उसमें। तो जब इनिशियली जब हमने गुड्स के साथ स्टार्ट किया तो इट डेवलप्ड इनटू अ ब्रॉडर फील्ड ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड विथ मोर सोफिस्टिकेटेड सक्सेसर WTO। जब गैट जब शुरू हुआ तो इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था मल्टीलैटरलिज्म, तो every nation which was part of GATT initially traded with goods only. उसके बाद फिर उसमें सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, जिसमें ट्रिप्स और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए और फिर फाइनली WTO का फॉर्मेशन। ये सब गैट का प्रोसीजर था और ये सारा जो भी गैट का प्रोसीजर है इट इज ओनली टू प्रमोट ट्रेड बिटवीन नेशन, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए है। और मल्टीलैटरलिज्म में क्या होता है, मल्टीपल कंट्रीज वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ सिंगल ऑब्जेक्टिव दैट इज प्रॉस्पेरिटी ऑफ देयर नेशन और प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन थ्रू ट्रेड एंड टैरिफ अग्रीमेंट्स। लिबरलाइज ट्रेड हो, एक दूसरे कंट्री के साथ काम करना आसान हो, हम किसी भी कंट्री के साथ आराम से ट्रेड कर सके, जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस कम हो, उनके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट बने। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। जैसे कि कोका कोला फॉलोज मल्टीलैटरलिज्म और वो बहुत सारे कंट्रीज में अपना काम करता है, वो ग्लोबल कंपनी है और वो ऐसा नहीं है कि मुझे यूरोप में ही काम करना है, मुझे एशिया में ही काम करना है, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी जो ग्लोबल कंपनीज होती है वो मल्टीलैटरलिज्म के कॉन्सेप्ट को फेवर करती है और उनके बिजनेसेस के लिए ये अच्छा होता है। Multilateralism is when at least 3 government participate in a particular issue. कम से कम 3 गवर्नमेंट मतलब 3 कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए in order to solve a problem. And multilateralism is an example of cooperation among world government and is used in contrast with unilateralism. बहुत कम से कम 3 कंट्रीज एक साथ मिलकर के मल्टीलैटरलिज्म में पार्टिसिपेट करती हैं और ये यूनिलैटरलिज्म जो होता है कि गवर्नमेंट खुद ब खुद अपना एक सिंगल गवर्नमेंट अपना काम करती है, वैसा नहीं, ये बहुत सारे नेशंस को मिलकर के एक साथ काम करने का जो प्रोविजन है वो मल्टीलैटरलिज्म में होता है। One of the example of multilateralism can be seen in the attempts to prevent nuclear proliferation or spread of nuclear weapon. जो न्यूक्लियर ट्रीटी होती है, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जिसको हम कहते हैं, जिसमें से 200 कंट्रीज ने एक साथ मिलकर के साइन किया है और सबने ये बोला है कि भाई हम अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे या वेपन्स को इंकरेजमेंट नहीं देंगे। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, जिसमें से बहुत सारे 200 कंट्रीज का मेंशन है जो कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर में आते हैं। और ये जो ट्रीटी है ये बेसिकली वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन से बचाने के लिए है। वो जो एक डिवास्टेशन हुआ आपका हिरोशिमा और नागासाकी को, उस तरह का कोई भी इंसिडेंस वापस ना हो, इसके लिए 200 कंट्रीज हैव साइंड एन एग्रीमेंट जिसको कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं, जो कि कहता है कि कोई भी कंट्री जो भी इसका हिस्सा है वो अब वापस से न्यूक्लियर वेपन में काम नहीं करेगी। ठीक है, तो मल्टीलैटरलिज्म एक तरह ये एक मल्टीलैटरलिज्म का एग्जांपल है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज मिल करके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के वर्ल्ड में पीस लाना, ठीक है, शांति रहे, कोई एक दूसरे के ऊपर बॉम्बार्डिंग ना करे, उसके लिए बहुत सारे कंट्रीज ने मिल करके एक डिसीजन लिया जिसको कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन कहते हैं। एंड मल्टीलैटरलिज्म बेसिकली कम से कम 3 गवर्नमेंट का एक साथ में अमालगमेशन है इन ऑर्डर टू अचीव
a single objective. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीलैटरलिज्म. उसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है वो होता है रीजनलिज्म. रीजनलिज्म एज द वर्ड सजेस्ट, ये बेसिकली रीजनल ग्रुपिंग्स होती है. रीजनल ग्रुपिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन माइंडसेट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. बहुत बार हम बहुत आसपास की कंट्रीज हैं उसके बेसिस पे आप देखेंगे रीजनल कोऑपरेशन हो रहे हैं. बहुत बार आप देखेंगे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए हो रहे हैं. बहुत बार हो रहा है कि हाँ भाई हम लोग सब एक टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या एक टाइप के प्रोडक्शन में है, या मतलब जो रीजनल कोऑपरेशन है उसका बेसिस कुछ भी हो सकता है, लेकिन द ओनली थिंग इज दे शुड हैव सम कॉमन थिंग इन बिटवीन. May it be geography, may it be anything, may it be some common objective, anything. लेकिन regionalism multilateralism के opposite होता है, जहां पे multilateralism पूरी दुनिया को एक विलेज की तरह ट्रीट करता है, एक मानता है. वही regionalism मेरा दोस्त टाइप का एक अप्रोच रखता है. जैसे कि आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि पूरा एक क्लास है, एक क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका क्लास होता है. मल्टीलैटरलिज्म में एवरी क्लास, एवरी मेंबर ऑफ द क्लास इज सेम, जो भी उस क्लास में पढ़ता है. ठीक है, आपको अगर कोई भी चीज चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, यू कैन आस्क एनीवन इनटू द क्लास. लेकिन वहीं पे अगर हम रीजनलिज्म रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका 120 का क्लास है, क्लासरूम है, और आपको टीचर्स डे सेलिब्रेट करना है. ठीक है, तो एक मल्टीलैटरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि टीचर्स डे में एवरीवन विल पार्टिसिपेट, जितने भी स्टूडेंट है उस क्लास के सबने उसमें पैसे दिए, सबने पार्टिसिपेट किए, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, एवरीवन इज देयर इनटू दैट पर्टिकुलर फंक्शन. दैट इज मल्टीलैटरलिज्म. वहीं पे उसी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका अपना एक ग्रुप है, जैसे कि वो हो सकता है मे बी एक साथ बैठते हो, मे बी वो पहले किसी एक ही क्लास स्कूल में पढ़ते थे और यहाँ पर अब आ गए हैं, तो वो अच्छे फ्रेंड्स हो गए. तो रीजनलिज्म उसी क्लास में कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कोहेरेंट होंगे, बहुत ज्यादा मिलजुल करके रहते हैं. ठीक है, और दे विल हैव सम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द इंटायर क्लास. वो कुछ ज्यादा, मतलब क्लास तो है, एवरीवन बिलोंग टू द सेम क्लास, दैट इज मल्टीलैटरलिज्म. लेकिन उसी में वो मान लीजिए 5 लड़कियों का एक ग्रुप है जिन्होंने अलग से प्लान करा कि नहीं ये मेरी फेवरेट टीचर है, आई विल गिफ्ट हर समथिंग एल्स, उनके लिए मुझे कुछ अलग से करना है. तो दैट इज बेसिकली रीजनलिज्म. या फिर उस क्लास में उसका ग्रुप है कि नहीं मुझे ही सारा कुछ करना है, जो कि होता है नॉर्मली क्लासेस में. तो रीजनलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म को आप ऐसे देख सकते हैं कि पूरा क्लास इज मल्टीलैटरलिज्म. ठीक है, वो सारे लोग जिन्होंने गैट का अग्रीमेंट फॉलो किया है वो सब एक क्लास में है एंड एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ इट. हमको कुछ चाहिए, हम किसी के साथ भी मिल सकते हैं और हम किसी के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं. रीजनलिज्म उसी क्लास में एक बेंच पे बैठे हुए 4 लड़कियां, या फिर 2 आगे पीछे के बेंचेस, या फिर अपने वो ऑक्सफोर्ड स्कूल से आई हुई लड़कियां जो एक साथ उनके दोस्त रही हैं. दैट इज बेसिकली रीजनलिज्म. जब हम रीजनल ग्रुपिंग्स बनाते हैं, आज कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर के ग्रुपिंग्स बनाते हैं. और रीजनलिज्म का, रीजनल कोऑपरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन, जो कि यूरोप की कंट्रीज ने मिलकर के यूरोपियन यूनियन बनाया है. एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनी रीजनल कोऑपरेशन यू कैन फाइंड इन द वर्ल्ड, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आपस में जो भी कंट्रीज हैं उनके बीच में जो ट्रेड हो, फ्री ट्रेड हो, वो उसको प्रमोट करने के लिए यूरोपियन यूनियन बनाया था. तो रीजनलिज्म इज वन ऑफ द पार्ट जो कि रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करती है. प्रोविजंस कहाँ है रीजनलिज्म के? प्लीज डू नॉट टॉक इन बिटवीन, काइंडली म्यूट योर फोन्स. कविता, काइंडली म्यूट योर फोन. प्रोविजन ऑन रीजनलिज्म, ये प्रोविजन कहाँ है? गैट के अग्रीमेंट में. गैट का जो अग्रीमेंट है उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये लिखता है कि देयर शुड नॉट बी एनी रीजनल कोऑपरेशन, या फिर पूरे वर्ल्ड को हमको एक साथ कंसीडर करना चाहिए. लेकिन वहीं पे उसका सेकंड पैराग्राफ है जो कि आपको बहुत सारे कंडीशंस ऐसे देता है जहां पे रीजनलिज्म को प्रमोट किया गया है. और उसी में से एक अग्रीमेंट है, उसी में से एक आर्टिकल है जो कि कहा जाता है कि आप रीजनल ग्रुपिंग कब बना सकते हैं. तो आर्टिकल 24 of GATT, which deals with custom union and free trade, permits such preferential trading arrangement subject to conditions.
मतलब जो गैट का अग्रीमेंट है तो वो तो पूरे सारे मोस्ट फेवर्ड नेशन को कॉन्सेप्ट है उसमें, और सारे कंट्रीज जो भी उसके पार्टिसिपेटिंग कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं सबके बीच में बोलता है कि सबके बीच में फ्री ट्रेड होना चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया एक तरफ, मतलब पूरा क्लास आप एक तरफ है, लेकिन उसके बीच में भी अगर आप अपने रीजनल ग्रुपिंग्स बनाना चाहते हैं या कस्टम यूनियन बनाना चाहते हैं या कुछ कंट्रीज आपस में मिलकर के फ्री ट्रेड करना चाहती हैं, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहती हैं कि नहीं जब भी हम ट्रेड करेंगे हम इसी के साथ करेंगे, तो उस केस में भी एक आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 24 ऑफ गैट जिसको कहते हैं, जिसमें प्रोविजंस दिए गए हैं कि आप रीजनल अग्रीमेंट्स कब कर सकते हैं या रीजनलिज्म कब कब कर सकते हैं। तो उसमें से जो कंडीशंस दिए गए हैं वैसे अरेंजमेंट के लिए, वो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि ट्रेड बैरियर्स आर एलिमिनेटेड ऑन सब्सटैंशियली ऑल ट्रेड अमंग मेंबर्स। मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि नहीं हम इसी का ट्रेड करेंगे, एवरीथिंग विच इज बीइंग traded, which is being traded, which is being promoted, which is being produced should be allowed to have a substantial trade among nation। जितने भी रीजनल ग्रुपिंग के अंदर में, जैसे मान लीजिए एक रीजनल ग्रुपिंग हो गया ब्रिक, ठीक है, या फिर एशियान कंट्रीज हो गए या फिर सार्क कंट्रीज हो गए, तो सार्क कंट्रीज के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके बीच में हर एक आइटम का ट्रेड होना सब्सटैंशियली, हर एक ट्रेड अलाउड होना चाहिए, उसमें से कोई भी ट्रेड बैरियर्स नहीं होना चाहिए। मतलब टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर दोनों को आपको हटाना है। उसके बाद द ट्रेड बैरियर्स रिमेनिंग अगेंस्ट नॉन मेंबर्स आर नॉट हायर और मोर restrictive than those previously in effect। अब ऐसा भी नहीं कर लेना है कि अगर मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों जैसे सार्क नेशन हो गए या ब्रिक कंट्रीज हो गए या फिर यूरोपियन यूनियन हो गया, आपस में आपके बीच में जो ट्रेड अग्रीमेंट है या ट्रेड टैरिफ होना चाहिए वो लिबरल तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए कि जो नॉन मेंबर है, मतलब जो कोई बाहर का कंट्री अगर आपके साथ ट्रेड करने आ रहा है तो उसके लिए आप एकदम बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव टैरिफ बैरियर्स लगा दे या ट्रेड बैरियर्स लगा दे। वैसा भी नहीं करते हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर वाले को एकदम एंट्री बंद करवा देनी है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस यूज नहीं करने हैं। एंड इंटरिम अरेंजमेंट लीडिंग टू द फ्री ट्रेड एरिया और कस्टम यूनियंस are employed for only a reasonable length of time। और हमेशा ये जो कस्टम यूनियन या फिर फ्री ट्रेड होता है ये एक रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए। मतलब ये सदा के लिए हीरा है, सदा के लिए नहीं बना देना है उसको, उसको एक रीजनेबल टाइम के लिए बनाना है कि भैया हमको 10 साल तक ये यूनियन बना के रखना है ताकि हम आपस में अच्छे से फ्लरिश कर पाए, अच्छे से काम कर पाए। तो देयर शुड बी अ टाइम लिमिट टू एवरी रीजनलिज्म यू आर एंटरिंग इनटू। जो भी नेशंस एक साथ मिल करके जो भी प्रोविजंस लाते हैं रीजनलिज्म का, वो एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट रीजनलिज्म एंड मल्टीलैटरलिज्म।